नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आशा करता हूँ आप हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है सभी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, चाहे वो बिहार का लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो या कोई और आपका जो भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है आशा करता हूँ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है। दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना वीडियो देखने के लिए दोस्तों क्वालिटी जो ऑप्शन है वो हाई करके रखें, क्वालिटी ऑप्शन को, फिर आपको अच्छे से आपको क्लासेस प्ले होगी, क्योंकि दोस्तों कई बार लोअर क्वालिटी होती है जिसके अंदर आपको अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। और हेडफोन का या ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो साथ साथ में आप आंसर देने का प्रयास करना कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि सभी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से क्लासेज आपने लगाई है, तो अब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपको कन्फर्म हो कि आपकी तैयारी कैसी है या कैसी चल रही है। तो उसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्तों कि सबसे पहले ओपन एक्सेस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया था। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ना ओपन एक्सेस सिस्टम है वो कहाँ शुरू किया गया था या किस लाइब्रेरी के अंदर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्टेट लेनिन लाइब्रेरी। ऑप्शन ए क्या है? स्टेट लेनिन लाइब्रेरी। ऑप्शन बी बिब्लियोथेक नेशनल लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों बोस्टन लाइब्रेरी। और ऑप्शन डी है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। तो आप बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम ओपन एक्सेस सिस्टम है, या ओपन एक्सेस सिस्टम के आपको प्रणेता भी बताया था, डेवलपर भी बताया था, फाउंडर भी बताया था कि कौन है ओपन एक्सेस सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर दें। तो इसका राइट आंसर होगा कि ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है वहाँ पर शुरू किया गया था। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखो दोस्तों ध्यान से कि ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले शुरू किया गया किसके प्रयासों से? बाई जेडी ब्राउन। किसके प्रयासों से दोस्तों? जेडी ब्राउन के प्रयासों से। और कब? 1883 में, 1883 के अंदर। कब? 1883 में। किसके प्रयासों से? जेडी ब्राउन के प्रयासों से। कहाँ पर? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में। क्या शुरू किया गया? ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले शुरू किया गया दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची दोस्तों शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? INB, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पंजाब लाइब्रेरियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों INB पूरा बिब्लियोग्राफी टॉपिक दिया गया है पंजाब लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। तो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। आवृत्ति यानी दोस्तों फ्रिक्वेंसी की अवधि क्या है इसकी, कितने समय के बाद ये प्रकाशित होती है। और आपको बताया था मैंने कि कोई भी जनरल पीरियोडिकल है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है। उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, INB है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति क्या है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एनुअली यानी वार्षिकी या एक वर्ष से। ऑप्शन बी वीकली यानी साप्ताहिक। ऑप्शन सी मंथली और ऑप्शन डी क्वार्टरली। तो आपको केवल दो बिब्लियोग्राफी है दोस्तों जिनका आपको याद रखना है कि कितनी अवधि के बाद प्रकाशित होती है। एक होती है INB और एक होती है BNB। INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और BNB है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ध्यान रखना जो INB है वो तो होती है मंथली। INB का प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? मंथली यानी मासिक, एक महीने से। और BNB की बात करें दोस्तों ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की तो क्या रहती है? वीकली रहती है, साप्ताहिक रहती है। ये दोनों दोस्तों इनकी आवृत्ति याद रखना, ठीक है। BNB और INB से क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है हर एक लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या था? मंथली। किसका? INB का। किसका? INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा, किसी लाइब्रेरी की ओपन एक्सेस प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के किस पंचसूत्र को संतुष्ट करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि किस लाइब्रेरी की या किसी लाइब्रेरी की ओपन एक्सेस प्रणाली है जो वो पुस्तकालय विज्ञान के 500 सूत्रों में से किस सूत्र को या किस नियम को संतुष्ट करती है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन है, रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि ओपन एक्सेस सिस्टम है वो किस सूत्र को संतुष्ट करती है, किस सूत्र का इम्प्लीकेशन है। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है आपका तृतीय नियम,
और ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 5वां नियम। तो ध्यान रखना जो ओपन एक्सेस सिस्टम है वो थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम को संतुष्ट या तृतीय नियम का इम्प्लीकेशंस है ओपन एक्सेस सिस्टम दोस्तों। क्लियर, तीसरा नियम या थर्ड लॉ याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। कि भारत है, भारत के अंदर पुस्तकालय सप्ताह यानी लाइब्रेरी वीक कौन से महीने या किस मंथ में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका अगस्त और ऑप्शन डी दोस्तों आपका नवंबर। ऑप्शन डी आपका नवंबर। तो ध्यान रखना कि जो पुस्तकालय वीक है, लाइब्रेरी वीक है, लाइब्रेरियंस डे है, नेशनल कॉपीराइट डे है, सभी डे दोस्तों आपको कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की जो क्लासेज है ना, 6 क्लासेज थी हमारी कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की दोस्तों, इन 6 की 6 क्लासेज में आपका पूरा कवर हो जाएगी। सभी ये जो भी रहते हैं वीक कब आया, पब्लिकेशंस, आपकी कमीशंस, अथॉरिटीज़, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान में कैसे इतिहास रहा, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, ये सभी दोस्तों आपकी कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी के अंडर आ जाएगी। तो कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की कुल 6 क्लासेज हैं, उन 6 क्लासेज को अगर आप अच्छे से रीड करते हो, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो दोस्तों आपका आधार बेस अच्छा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका नवंबर। क्या होगा नवंबर। तो आप 14 नवंबर से ये शुरू होता है, तो आप वीक होता है 7 दिन का, तो आप 7 दिन जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कब से कब तक। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब से कब तक रहता है लाइब्रेरी वीक। ठीक है, नवंबर माह में शुरू किया जाता है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे। कि भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। हमने समितियां पढ़ी है, सभी समितियां पढ़ी है दोस्तों, एक बार आपने नहीं पढ़ी है तो अच्छे से और पढ़ लेना। पहला ऑप्शन एस मुदालियर की जगह दोस्तों ये सीधा मुदालियर है। क्या है मुदालियर, क्या है मुदालियर। ठीक है। ऑप्शन बी कैपिसिना, ऑप्शन बी कैपिसिना, ऑप्शन सी पीएन कोलार, ऑप्शन डी बी एस झा। ऑप्शन डी क्या है बी एस झा। तो ध्यान रखना बी एस झा ही क्या थे राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे, बी एस झा। बी एस झा किसके अध्यक्ष थे, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी एस झा, बी एस झा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कि RRLF किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और ये राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन आपको पता है 1972 में स्थापना हुई, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करती है। लेकिन ये कौन से अधिनियम के तहत पंजीकृत है ये बताना है हमको। ऑप्शन ए है प्रेस एंड पंजीकरण अधिनियम जो 1867 में बना, कॉपीराइट अधिनियम 1957, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। ध्यान रखना दोस्तों RRLF कहाँ स्थित है, RRLF स्थित कहाँ पर है, कोलकाता में। और कोलकाता कौन से राज्य में है, WB, किसमें WB यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ध्यान रखना जब पश्चिम बंगाल में स्थित है तो वहाँ का ही पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम होगा, उसके तहत पंजीकृत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है कौन, RRLF। कहाँ स्थित है, कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी, 1972। स्थापना कब हुई थी, 1972। किन पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। पद्धति है दोस्तों ये पद्धति, ये पद्धति कि बुक कूपन पद्धति या लिख सकते हो बुक कूपन सिस्टम, बुक कूपन सिस्टम, बुक कूपन सिस्टम की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी UGC, ऑप्शन सी ILA और ऑप्शन डी ALA। तो आप बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ध्यान रखना जो बुक कूपन सिस्टम है, बुक कूपन सिस्टम, ये जो बुक कूपन सिस्टम है दोस्तों ये यूनेस्को के द्वारा पहल की गई, शुरू की गई यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दोस्तों। ध्यान रखना किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। कौन, बुक कूपन सिस्टम। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। थोड़ा ही टाइम हुआ है दोस्तों, अभी थोड़ा 1-2 महीने हुए हैं और ये दिवस आया था।
तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल। कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को के सूचना कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, कि यूनेस्को है संगठन, उसका एक सूचना कार्यक्रम है, वो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नाटिस, नाटिस दोस्तों ऐसे लिखेंगे NATIS, ऑप्शन ए नाटिस, ऑप्शन बी PGI, ऑप्शन सी UAP और ऑप्शन डी UBC। तो PGI दोस्तों जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है। PGI क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। और हमसे क्या पूछा गया है? सूचना कार्यक्रम। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम या सूचना कार्यक्रम के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका PGI। PGI का पूरा नाम क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा एक सूचना कार्यक्रम है दोस्तों। कब शुरू किया गया? 1976 में। PGI कब शुरू किया गया? 1976 में, 1976 में, 1976 के अंदर दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा GOC, गुड्स सन कंसाइनमेंट, पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सन कंसाइनमेंट, निर्धारण में पुस्तकालयों की मदद करता है। कि ये जो GOC है वो पुस्तकालयों में क्या निर्धारण करने में हमारी मदद या किसकी मदद करता है? तो गुड्स एंड सर्विस एक्ट पढ़ा होगा दोस्तों आपने, गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी पढ़ा होगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए क्या है? विदेशी विनिमय दर, ऑप्शन बी है विदेशी एजेंटों और विक्रेताओं के नाम, बाजार में उपलब्ध पुस्तकें, या कौन सी पुस्तकें क्रय की जानी है उसमें निर्धारण करता है। तो ध्यान रखना GOC जहाँ भी मिल जाए आपको गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो वहाँ याद रखना कि विदेशी विनिमय दर निर्धारण करने में पुस्तकालयों की मदद करता है। GOC विदेशी विनिमय दर निर्धारण करने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या निर्धारण करने में मदद करता है? विदेशी विनिमय दर। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन कब किया गया? कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ILA। ये इजी क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं। जो लेवल रहता है वो मॉडर्न लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है दोस्तों। ठीक है? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन या उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1933 और ऑप्शन डी 1930। तो ये आपको पता है ILA दोस्तों कब स्थापित हुआ था, कब स्थापना की गई थी? 1933 के अंदर। ये तो आपको पता है दोस्तों, लेकिन ILA के बारे में आपको अगर विस्तृत पूरी चर्चा करनी है, पूरा नॉलेज लेना है, तो ILA की कंप्लीट क्लासेस दोस्तों अवेलेबल है। आप सभी प्लेलिस्ट जाकर एक बार ज़रूर देखें। ILA, ALA, SLIP, SIRLIP, यूनेस्को, RRLF, UGC, FID सभी संस्थाओं की क्लासेस उपलब्ध है। तो वहाँ जाकर एक बार पूरी क्लासेस लगाएं, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, फिर आप क्वेश्चन सीरीज़ का आंसर देंगे तो आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आइटलिस की स्थापना कब हुई? आइटलिस दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय 3 संघ हैं जिनको मुख्य रूप से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक है ILA, एक है आइजलिक, एक क्या है? आइजलिक, और एक है ये आइटलिस। तो ILA की स्थापना हमने पढ़ ली 1933 के अंदर। अब आइटलिस की बात करें तो ऑप्शन ए है 1969 यानी 1969, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1924 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1927। तो बताना चाहूँगा जो आइटलिस है आपका, आइटलिस लाइब्रेरियन प्रोफेशनल या लाइब्रेरियंस टीचरों का एक संगठन है या एक संघ है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है जो पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ पर है दोस्तों इसका मुख्यालय। ठीक है? आइटलिस के बारे में पूरी डिटेल के साथ और पढ़ना है तो आप क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी संगठन्स की, वहाँ जाकर आप क्लासेस भी अच्छे से रीड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? राजस्थान में हमने पढ़ लिया 2006 में पारित हुआ। अब बात क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है जो कब पारित किया गया था या कब पारित हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए है 1889 यानी 1889, ऑप्शन नंबर बी है 1988, ऑप्शन नंबर सी है 1989 1989, और ऑप्शन डी है 1979 1979। तो आपको बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1989। 1989 के अंदर हरियाणा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। कब बना? 1989 में। कहाँ बना? हरियाणा राज्य में। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण का कहाँ किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन से क्या पता चला दोस्तों कि पहला नियम है जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी साइंस के 500 नियमों में से जो प्रथम नियम है उसके अनुसार लाइब्रेरी का निर्धारण है वो कहाँ किया, लाइब्रेरी का निर्धारण किया जाता है। ये तो इम्प्लीकेशन हो गया पहले नियम का, लेकिन पूछ क्या लिया कि प्रथम नियम ये कहता जरूर है कि ग्रंथालय का निर्धारण प्रथम नियम का इम्प्लीकेशन है, लेकिन कहाँ किया जाना चाहिए ये बताना है हमें। ऑप्शन ए सुदूर स्थान पर, ऑप्शन बी नगर के कोने में यानी जो शहर है उसके कोने के अंदर, या बीच स्थान में, या सुविधाजनक जगह से दूर। एक बात याद रखना दोस्तों, पुस्तकालय का निर्धारण आ जाए तो याद रखना अगर पुस्तकालय शहर के बीचों बीच होगा तो सभी कोनों से सभी दिशाओं के पाठक वहाँ उपलब्ध या आ सकते हैं और शहर के अंदर भी होंगे। तो ये बीच स्थान में होना चाहिए प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों। क्लियर। बीच स्थान में जैसे विद्यालय के बीच या शहर के बीच में। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के बीच में लाइब्रेरी होती है, और अगर शहर की बात करें तो शहर के मध्य में लाइब्रेरी होनी चाहिए अगर प्रथम नियम के अनुसार देखें तो। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कब प्रकाशित किए गए। लाइब्रेरी साइंस के लॉ है, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दोस्तों, वो 500 नियम है वो कब प्रकाशित किए गए थे दोस्तों याद रखना एक ही टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे आज टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन और पुस्तकालय संघों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपके क्या लगातार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आते रहेंगे अलग अलग दिन, तो आपके टॉपिक भी साथ साथ में कवर होते रहेंगे, ना कि मिक्सड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये भी दोस्तों एक तरह से एग्जाम रिव्यू के रूप में आपके लिए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1933। तो बताना चाहूँगा लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो प्रकाशित कब हुए थे, प्रकाशित हुए थे 1931 के अंदर। कब हुए थे? 1931, 1931 के अंदर। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्रत्येक प्रकाशक द्वारा पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती है। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट हमने पढ़ा था दोस्तों अच्छे से। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में बना, संशोधन हुआ 1956 में। 56 में संशोधन के साथ ही पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया गया, और इस नियम के तहत कितनी पुस्तक की प्रतियां भेजनी पड़ती है लेखक को? 4। प्रकाशक द्वारा कितनी भेजनी पड़ती है? 4 प्रतियां। और 4 प्रतियां जिन लाइब्रेरी में भेजी जाती हैं उन लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। वो कौन कौन सी है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों। ये 4 वो लाइब्रेरी है। तो कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती है? 4। कितनी प्रतियां? 4 प्रतियां या 4 कॉपी भेजनी पड़ती है दोस्तों। प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को एक एक प्रति कुल 4 प्रतियां भेजी जाती है। कुल 4 प्रतियां भेजी जाती है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कि W.A. बोर्डन भारत कब आए। ध्यान रखना, एक तो एक डिकन्सन था, एक है W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन दोस्तों अपने आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक मेलविल डेवी का शिष्य था W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन को बड़ौदा राज्य के राजा थे सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, उन्होंने पुस्तकालयों के डेवलपमेंट के लिए W.A. बोर्डन को भारत बुलाया था। अब भारत बुला तो लिया, अब भारत को बुलाया कब था ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी दोस्तों 1902। तो ध्यान रखना, कार्य तो 1911 में किया, लेकिन आ कब गए थे? 1910 के अंदर। कब आ गए थे? 1910 में। ये देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें
कि 1910 में आए, कौन आए? डब्ल्यू बोर्डन। कहाँ आए? भारत के अंदर। कौन से राज्य में आए? बड़ौदा राज्य में। किसके आग्रह पर आए? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के आग्रह पर आए। वहीं 1910 में ही भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1910 में ही पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई, किसके प्रयासों से हुई थी? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से हुई थी। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हैं दोस्तों। शुरुआत हुई और 1911 में, 1910 में आए थे डब्ल्यू बोर्डन, और आते क्या हुआ? 1911 के अंदर दोस्तों रिफ्रेशर कोर्स भी शुरू कर दिया था। किसके अंदर रिफ्रेशर कोर्स? लाइब्रेरी साइंस का रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पूरा अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए क्लासेस ज़रूर देख लें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की पूरी क्लासेज अवेलेबल है, उससे आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने रीड किया है तो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दोस्तों बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ स्थित है नेशनल लाइब्रेरी? कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता के अंदर स्थित है। और स्थापना कब हो गई थी? 1948 के अंदर स्थापना हो गई थी दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? कि जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, टर्म है, इस टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1964 और ऑप्शन डी है 1908। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो सूचना है, इंफॉर्मेशन शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1960 के अंदर। कब हुआ था? 1960, 1960 में। याद रखना, सूचना 1960, सूचना समाज 1959, 1959 दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय या खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना किसने की, या स्थापना कब हुई, या कहाँ स्थित है। ये तीन क्वेश्चन इससे आते हैं दोस्तों। तो खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका हैदराबाद, और ऑप्शन सी है दोस्तों आपका लखनऊ, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो बताना चाहूँगा खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, वो स्थित है आपके कहाँ दोस्तों? पटना के अंदर। कहाँ है? पटना के अंदर। और पटना में है, लेकिन स्थापना कब हुई? 1891 में। किसके द्वारा? मौलवी खुदा बख्श के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 1891 पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी खुदा बख्श। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? अब ये तो आपको पता होगा कि एक देश का पुस्तकालय, एक राष्ट्र का पुस्तकालय कौन होता है, और उसी का क्या है? भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व होता है। तो किसका होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी है विशिष्ट पुस्तकालय, और ऑप्शन डी है विद्यालय पुस्तकालय। तो बताना चाहूँगा आपको कि एक राष्ट्र के पुस्तकालय दायित्व किसका रहता है? वो रहता है दोस्तों आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय की रहता है, नेशनल लाइब्रेरी का रहता है। और नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। कब हुई स्थापना? 1948 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों स्थापना? 1948 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है, यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया कौन है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? जिनकी देन है, जिस वजह से हम आज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ रहे हैं। तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक का तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उनके प्रति आपका मान सम्मान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भारत के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है? श्री डॉक्टर, कौन है? डॉक्टर रंगनाथन। कौन है? डॉक्टर रंगनाथन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन। ऑप्शन ए मेलविल डेवी। तो मेलविल डेवी की बात करें तो ये तो है आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक या विश्व स्तर पर। ऑप्शन बी पीएन कोला, ऑप्शन सी सियाजीराव गायकवाड़
और ऑप्शन डी रंगनाथन। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या है, रंगनाथन जी है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक। यही क्वेश्चन होता है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय आंदोलन के जनक, आंदोलन आ जाता तो करते सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय दोस्तों कहाँ के थे, बड़ौदा राज्य के। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों, कि पुस्तकालय विज्ञान का जनक रंगनाथन, पुस्तकालय आंदोलन के जनक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय हैं दोस्तों। कौन है, तृतीय है। दोनों क्वेश्चन हो गए एक साथ ही दोस्तों, क्लियर। ज्ञान उद्योग अवधारणा से किसने परिचित कराया। जब सूचना समाज का टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचित किसने कराया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हर एक लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ज्ञान उद्योग, ध्यान रखना दोस्तों, अवधारणा से किसने परिचित कराया। ऑप्शन ए फ्रिटिज मैक्सवेल, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी F.W. लैंकेस्टर और ऑप्शन डी रंगनाथन। तो ध्यान रखना, जो ज्ञान उद्योग की अवधारणा है, इस ज्ञान उद्योग की अवधारणा से परिचित करवाया था हमें फ्रिटिज मैक्सवेल ने। फ्रिटिज मैक्सवेल भी आता है कहीं जगह, फ्रिटिज मैक्सवेल भी आता है दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फ्रिटिज, क्या होगा राइट आंसर, फ्रिटिज मैक्सवेल। ज्ञान उद्योग की अवधारणा या कंसेप्ट बताया था दोस्तों, क्लियर, परिचित करवाया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है लिटरेरी वारंट शब्द किसने दिया। लिटरेरी वारंट शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी W.H. ह्यूम, ऑप्शन सी मेलविन डेवी और ऑप्शन डी F.W. लैंकेस्टर। तो लिटरेरी वारंट दोस्तों नियम भी है, लिटरेरी वारंट आपको पढ़ना भी है। किसने दिया था लिटरेरी वारंट का टर्म, लिटरेरी वारंट टर्म किसने दिया, ध्यान रखना किसने दिया था, W.H. ह्यूम, W.H. ह्यूम दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे की कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम देख सकते हो आप, हर एक लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अच्छे से एक बार रीड कर लेना इसको। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप एक बार भी रीड कर लेते हो या एक बार भी नोट कर लेते हो, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड टॉपिक है, उनकी थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। तो आप क्लासेस लगाइए, अपनी तैयारी निरंतर रखिए दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी हैंडबुक किसका प्रकाशन है दोस्तों। ये भी काफ़ी NVS, KVS, DSSB, ISRO और यहाँ तक कि राजस्थान के लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 में भी क्वेश्चन आया था 2018 का, जो आपका सितंबर के अंदर एग्जाम हुआ था 19 सितंबर को दोस्तों, उसके अंदर भी पूछा गया था यूनिवर्सिटी हैंडबुक किसका प्रकाशन है। ऑप्शन ए है ILA, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है AIU होगा दोस्तों, AIU, और ऑप्शन डी आइटलिस्ट। AIU दोस्तों इसका राइट आंसर है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज करती है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज। ठीक है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा सकता है दोस्तों। TKDL, ठीक है, डिपोजिटरी है, अभिलेखागार है ये एक तरह का। ठीक है, TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए आयुष और राष्ट्रीय अभिलेखागार, मतलब दो संस्थाएं आपस में मिलकर, या CSIR और आयुष मंत्रालय आपस में मिलकर या विभाग मिलकर। ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन राष्ट्रीय अभिलेखागार मिलकर। और ऑप्शन डी है CSIR और RRL मिलकर, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन मिलकर। तो बताना चाहूँगा जो TKDL आ जाए कि प्रबंधित कौन करता है TKDL को, तो आप कर देना CSIR और आयुष मंत्रालय। CSIR दोस्तों सबसे बड़ा साइंस की संस्था CSIR ही है, ठीक है, और आयुष मंत्रालय TKDL, दोनों संस्थाएं आपस में मिलकर, मंत्रालय मिलकर प्रबंधित करती है किसको, TKDL को दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में या किस नियम में बालक एवं युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया गया है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बाल विकास और वैश्विक विकास जिस जहाँ भी आ जाए और पूछ ले कौन सा नियम है, सूत्र है रंगनाथन जी का 5 नियमों में से, तो आप दोस्तों उसका आंसर कर देना 5th लॉ।
क्या होगा इसका उत्तर? फिफ्थ लॉ यानी पांचवा नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पांचवा नियम। पुस्तकालय विकास से संबंधित आ जाए तो पांचवा नियम याद रखना दोस्तों। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इनकुनेबुला पुस्तकें मुद्रित होती है। ये दोस्तों इनकुनेबुला जैसे पेपराइज कागज था, इनकुनेबुला हो गया, ये सभी दोस्तों कब किस समय अवधि में प्रकाशित होती थी, मुद्रित होती थी, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए 1400 AD, ऑप्शन बी 1500 AD, ऑप्शन सी है आपका 1000 AD और ऑप्शन डी है 1200 AD। तो ध्यान रखना इकनबुला आ जाए कहीं लिखा हुआ कब मुद्रित थी तो 1500 AD कर देना, और ये 1500 AD भी है, और इकनबुला पे इंपॉर्टेंट भी कर लेना क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि सभी क्वेश्चंस किसी न किसी लाइब्रेरी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? एंड्रयू कार्नेगी कौन थे दोस्तों? एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापक थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी परोपकारी थे, या ऑप्शन डी दोस्तों आपका सूचना वैज्ञानिक थे, सूचना वैज्ञानिक थे। तो आपको बताना चाहूँगा एंड्रयू कार्नेगी जो है दोस्तों वो परोपकारी थे। परोपकारी यानी समाज सेवी। उन्होंने क्या किया था? पुस्तकालयों के विकास के लिए, बनाने के लिए, भवनों के लिए दोस्तों दान किया था। ठीक है, पुस्तकालय भवन के लिए दान किया था, परोपकारी थे जिन्होंने पुस्तकालय भवनों के लिए दान किया था। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मोती वाला या इसे बोल सकते हैं मोटे वाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, यानी किस संस्था, किस संघ के, किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? मोटे वाला या मोती वाला बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है आइजलिक, ऑप्शन बी है आइटलिस, ऑप्शन सी है ILA और ऑप्शन डी है ALA। तो ध्यान रखना मोती वाला है जो बेस्ट लिस्ट टीचर का अवार्ड, वो दिया जाता है दोस्तों हमारे जो संघ बना हुआ है पुस्तकालय टीचरों का, लाइब्रेरी टीचर्स का, प्रोफेशंस का, 1969 में जिसकी स्थापना हुई थी आइटलिस, उसके द्वारा दिया जाता है बेस्ट मोती वाला बेस्ट लिस्ट टीचर का अवार्ड दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना किसने की थी? गार्डन लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। और जयपुर की जो गार्डन लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन बी राय बहादुर ईशान, ऑप्शन सी स्वाई प्रताप सिंह और ऑप्शन डी मोतीलाल संघवी। ऑप्शन डी मोतीलाल संघवी। तो दोस्तों गार्डन लाइब्रेरी से संबंधित आ जाता है तो गार्डन लाइब्रेरी का याद रखना राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई थी, जिसे गार्डन लाइब्रेरी यानी बगीचा पुस्तकालय भी बोला जाता है। सॉल्यूशन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना, बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना 1900 में, सन 1900 या वर्ष 1900 में राय बहादुर ईशान के द्वारा की गई थी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, इन्फॉर्मेट्रिक्स। ठीक है, पद का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखना दोस्तों, एक आ जाएगा आपका बिबिलियोमेट्रिक्स, ठीक है, साइनोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, इन्फोमेट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये सभी टर्म किसने दी थी ये एक बार रीड करके जरूर जाना दोस्तों। इन्फॉर्मेट्रिक्स पद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए JH सेरा, ऑप्शन बी रंगनाथन, ऑप्शन सी मिखाइलो और ऑप्शन डी हेनरी। तो मिखाइलो है ना जो दोस्तों व्यक्ति, उन्होंने इन्फॉर्मेट्रिक्स पद है जो उसको दिया था मिखाइलो ने। किसको? इन्फॉर्मेट्रिक्स पद का प्रतिपादन किया था मिखाइलो द्वारा। ये याद रखना दोस्तों, कौन था इसका राइट आंसर? मिखाइलो। किसका? इन्फॉर्मेट्रिक्स। क्लियर? सूचना मिति बोलते हैं जिसको हिंदी में, सूचना मिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। कि यूनेस्को ने क्या किया? पुस्तकों के ऊपर, बुक्स के ऊपर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका विषय क्या था, जिसमें विषय का नाम क्या था दोस्तों उसका, या जिसका टाइटल क्या था? ऑप्शन ए सूचना की ओर प्रवृत्त समाज की सूचना की ओर बढ़ता समाज, ज्ञान की ओर प्रवृत्त समाज, या कंप्यूटर की ओर प्रवृत्त समाज की कंप्यूटर की ओर बढ़ता समाज, या अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। तो यूनेस्को ने जो पुस्तकों पर सम्मेलन किया था उसका विषय या टाइटल
या थीम समझ सकते हैं। क्या थी? वो थी अध्ययन की ओर बढ़ता समाज या अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज दोस्तों। क्लियर? कब हुआ था ये? 1982 में, 1982 में। सम्मेलन कब हुआ बुक्स के ऊपर? 1982, 1982 में। किसके द्वारा हुआ था? यूनेस्को के द्वारा हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने की? कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक हमें पता है डॉक्टर रंगनाथन जी हैं, ये हमें पता है, लेकिन ये जनक की उपाधि है वो किसने दी थी, यही बताना है दोस्तों। ऑप्शन है मॉरिस ग्वायर, स्पेस दे देना दोस्तों मॉरिस और ग्वायर के बीच में। ऑप्शन है मॉरिस ग्वायर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राधा कृष्णन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बताना चाहूँगा आपको दोस्तों मैं कि जो मॉरिस ग्वायर हैं उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन जी को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि दी थी दोस्तों। किसने? मॉरिस ग्वायर ने, मॉरिस ग्वायर द्वारा। क्लियर? पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? मॉरिस ग्वायर। अगला क्वेश्चन कि नालंदा पुस्तकालय को किसने नष्ट किया? ये प्राचीन नालंदा विश्व जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी वो है दोस्तों नालंदा लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को किसने नष्ट किया था दोस्तों? जिसको जला दिया था, हमने पढ़ा है, जिसको 6 महीने तक वो जलती रही थी, जिसके अंदर प्रांगण थे, 3 दोस्तों थे। ठीक है, कौन कौन से 3 थे? धर्मागंज, रत्ना सागर, रत्नोदधि। ठीक है, वो सब आपको बताया हुआ है दोस्तों, क्लासेज आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो नालंदा पुस्तकालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मौलाना फैजल खान, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी हुमायूं। तो बताना चाहूँगा जो बख्तियार खिलजी हैं जो उन्होंने नालंदा लाइब्रेरी है उसको नष्ट किया था, उसको जला दिया था, जो कि 6 महीने तक जलती रही थी बख्तियार खिलजी द्वारा दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था, यानी डायरेक्टर कौन था अंतिम भारत के अंदर? ऑप्शन ए स्वपन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी बी डी कुमार, ऑप्शन सी ए के चक्रवर्ती और ऑप्शन डी बी एस केशवन। बी एस केशवन। इसका दोस्तों याद रखना कि जो ILA या जितने भी संगठन हैं उनकी वेबसाइट विजिट करते रहना समय समय पर, क्योंकि अध्यक्ष सचिव ये बदलते रहते हैं दोस्तों, नए आंकड़े आते रहते हैं, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड हो गया। तो आप सेल्फ उनकी वेबसाइट विजिट करके वहाँ जब एग्ज़ाम आपका, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है लाइब्रेरियन का, तो उससे कुछ दिन पहले आप एक बार वेबसाइट को विजिट करें। कोई नया कुछ बना है, चेंज हुआ है, तो वो आपके आंकड़े आपको याद रहेंगे दोस्तों। क्लियर? उससे अच्छा कोई सोर्सेज नहीं है वेबसाइट के अलावा दोस्तों कि आप कोई बुक से, क्योंकि बुक्स भी अपडेट होने में समय लगता है, तो और नए आंकड़े आने में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि सचिव, डायरेक्टर, अध्यक्ष हैं वो बदलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? स्वपन चक्रवर्ती। क्या होगा? स्वपन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड IS 15339/2003 किससे संबंधित है? तो ये कि भारतीय मानक दोस्तों स्टैंडर्ड से संबंधित है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये किससे संबंधित है? जितने जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट पुस्तकालय निर्देश, शैक्षणिक पुस्तकालय निर्देश, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विद्यालय पुस्तकालय निर्देश और ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश। तो बताना चाहूँगा कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश है उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या रहता है? 15339/2003। 15339/2003 किसके लिए? सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशन के लिए दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशन के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन पुस्तकालय दोस्तों कि सरस्वती महल जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तंजावुर या इसको तंजौर भी लिख सकते हैं दोस्तों, तंजौर, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी विजयवाड़ा। ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो ध्यान रखना कि जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो तंजौर या तंजौर के अंदर स्थित है, तंजौर के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताया हुआ भी है और आप ये बताओगे कि स्थापना कब हुई थी, कब से कब तक हुई थी या कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। क्लियर? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, 14 क्वेश्चन की सीरीज थी आज, 39 आज 40 क्वेश्चन थे।
30 स्थान पे। तो 39 क्वेश्चन का आज अंतिम क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमने पढ़ा था, ये पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर कौन सी गतिविधि नहीं होती, वो बताना है हमें। सूचना का मूल्यांकन करना, ऑप्शन ए सूचना भेजना, ऑप्शन सी सूचना का विश्लेषण करना और ऑप्शन डी सूचना खोजना। ध्यान रखना, लिटरेसी सूचना साक्षरता में सूचना को खोजा भी जाता है, सूचना का विश्लेषण भी किया जाता है, सूचना का मूल्यांकन भी किया जाता है, लेकिन जो सूचना का भेजना है, सूचना इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो इसकी गतिविधि नहीं है। किसकी गतिविधि नहीं है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी की गतिविधि नहीं है दोस्तों। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अभी तक हमारी टोटल टेस्ट सीरीज की बात करें हम तो 11 कि कौन सा आज क्लास रहती है टेस्ट सीरीज की, 11वीं क्लास रहती है टेस्ट सीरीज की दोस्तों। और अब तक हमने 300 से 400 क्वेश्चन कर दिए होंगे और टेस्ट सीरीज आपके लगभग मान के चलो दोस्तों 50, कम से कम 50 क्लासेस कम से कम रहने वाली है दोस्तों आपके लिए। हालांकि ये बढ़ती जाएगी और इसके अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन, कम से कम 2500 प्लस क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है, वो सभी कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और आप क्लासेस को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तक आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की, तो पूरी प्ले लिस्ट दोस्तों जो कि हमारे पेड कोर्स की क्लासेस थी, हमने आपके लिए फ्री उपलब्ध करवाई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहाँ जाकर आप एक कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास से लेकर ICT लाइब्रेरी कंप्यूटर तक आप पूरी क्लासेस लगाएं, फिर आप क्वेश्चन सीरीज भी अटेंड करें, तो आप मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी दोस्तों। तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।